हे गाइस, वेलकम बैक। दिस इज संजीव पांडे। आपका स्वागत है क्यूरियोसिटी सीरीज में। तो यहां पर हम करेंगे आज 7th क्लास की क्यूरियोसिटी बुक यानी साइंस बुक का चौथा चैप्टर, जिसका नाम है वर्ल्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो यहां पर हम मेटल और नॉन मेटल की दुनिया को पूरी एक्सप्लोर करेंगे। तो आपने अगर सुना हो ये शब्द एलिमेंट्स, तो एलिमेंट्स जब हम कहते हैं तो उसमें बहुत सारे आते हैं भाई। ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, आयन है, गोल्ड है, सिल्वर है, प्लैटिनम है, पता नहीं क्या क्या है। तो ये जो एलिमेंट्स हैं, ये इसके बारे में वैसे तुम आगे 9th में ना बहुत अच्छे से पढ़ोगे, पर ऐसे बता दूं, एलिमेंट्स जो होते हैं इनकी ना ब्रॉडर कैटेगरी में ये दो टाइप्स होते हैं। वैसे एक और टाइप भी है, पर ब्रॉडर तरीके से ये क्लासिफाइड होते हैं एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटलॉइड्स भी होते हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, लेकिन मेटल्स और नॉन मेटल्स ये ब्रॉडर कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन है। तो इसका मतलब है कि एलिमेंट्स जो हम जिसको जनरली कहते हैं उसमें मेटल्स भी आ जाते हैं, उसमें नॉन मेटल्स भी आ जाते हैं, और उन्हीं को हम यहाँ पर मेटल्स और नॉन मेटल्स की थोड़ी यूजेस, थोड़ी सी उनकी प्रॉपर्टीज़, ये सारी चीज़ अपन यहाँ पर पढ़ रहे होंगे बहुत मज़ेदार तरीके से। तो जैसा कि पता है आपको भाई, किताब बदली है, नई अब यहाँ पर तरीका इंट्रोड्यूस हुआ है। तो एक तरीका यह आया कि भैया कुछ स्टोरी बता के फिर कहानी को बढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या बताया गया है कि दो बच्चे हैं, ठीक है। सो यशवंत एंड आनंदी लिव इन अ विलेज ऑफ राजस्थान। देयर स्कूल हैज़ असाइंड देम अ प्रोजेक्ट टू लर्न अबाउट क्राफ्ट पर्सन हु वर्क्स विथ मेटल, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि वो गए हैं उनके स्कूल प्रोजेक्ट के सिलसिले में, और ये वो आयरन स्मिथ है जो अलग अलग टूल्स, खेती का सामान, ठीक है, और जो भी टूल्स लगते हैं उन सब, जैसे हैमर हो गया, ठीक है, इस तरह की चीज़ें कुछ कुछ वो क्रिएट करते हैं, वो बनाते हैं, ठीक है। तो अब देखो सवाल जवाब कुछ जो उनके स्कूल प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ कैसे कर रहे हैं। दे डिसाइडेड टू विजिट द लोकल आयरन स्मिथ हु प्रैक्टिसेस दिस क्राफ्ट। यशवंत एंड आनंदी रिक्वेस्टेड देयर ग्रैंडफादर टू accompany देम। वो अपने ग्रैंडफादर के साथ गए। They are curious to learn how these ironsmith make different items of daily use, ठीक है, हम भी curious है। They interact with an elderly craft person, और जो अंकल ये काम करते हैं उनका नाम क्या है? सुदर्शन अंकल। तो यशवंत अब क्या कह रहे हैं, यशवंत के सवालों से शुरू करते हैं। Which items do you generally make? extremely sorry। तो अब यहाँ पर यशवंत ने क्या बोला कि आप क्या क्या आइटम्स जनरली बनाते हो। सुदर्शन अंकल ने क्या बोला, जनरली वी मेक आइटम्स ऑफ डेली यूज सच एज फ्लैट पैंस यानी तवा, बकेट्स यानी बाल्टी, टोंग्स यानी चिमटास, टोंग्स पता है ना, चिमटा जिससे रोटी पलटते हैं, पलटा भी बोलते हैं कुछ, एंड फार्मिंग टूल्स लाइक स्पेड्स, जिसको फावड़ा पता है, स्पेड तो पता ही होगा, ये दिख रहा ना यहाँ पर, ठीक है। एक्स, कुल्हाड़ी, ट्रोवेल्स, खुरपीस, एंड रेक्स यानी जेलीज। तो ये जो है काफ़ी कुछ बनाते हैं सुदर्शन अंकल। यहाँ पर अब आनंदी का सवाल क्या है, व्हाट मटेरियल्स आर दे मेड ऑफ। तो अब ये तो पता है कि भाई लोहा या आयरन तो यूज़ होता ही है, विच इज़ अ मेटल, पर इसके अलावा कुछ और यूज़ होता है क्या? सवाल कुछ ऐसा है। सुदर्शन अंकल ने क्या कहा, देखो, वी यूज आयरन मेटल्स टू मेक दीज आइटम्स, नो डाउट। वी ऑल्सो यूज वुड टू प्रिपेयर देयर हैंडल्स, है ना, इनके हैंडल जो है वो लकड़ी के होते हैं, तो वो लकड़ी भी यूज करते हैं वेर एवर रिक्वायर्ड, ओके। एडिशनली वी यूज कोल इन आर फर्नेसेस टू हीट द आयरन। तो इसमें और क्या चाहिए भैया, देखो, अगर वो तवा बनाना है तो ऐसे ही थोड़ी ना लोहा दब जाएगा, उसको थोड़ा सा हीट करके उसको मोल्ड करने की ताकत तभी आएगी जब हीट किया जाएगा। हीट करने के लिए कोयला भी लगेगा। तो भैया आयरन तो यूज़ होगा ही, लकड़ी भी यूज़ हो रही है हैंडल बनाने में, कोयला भी लग रहा है आग जला के और उतना हीट प्रोड्यूस करने में, ठीक है। सुदर्शन इज हीटिंग एन आयरन ब्लॉक इन दी फर्नेस। इट हैज़ बिकम रेड हॉट। जब वो एकदम गर्म हो जाए आयरन ब्लॉक, ठीक है, ही स्टार्ट्स बीटिंग इट हार्ड विथ अ हैमर। हैमर से वो मार के फिर उसको शेप देते हैं, ठीक है। आनंदी इज अमेज्ड एंड आस्क्ड, व्हाई आर यू बीटिंग इट। तो अब सुदर्शन अंकल क्या बोल रहे हैं, आई एम बीटिंग इट टू शेप इट इनटू एन एक्स, ठीक है। तो उसको कुल्हाड़ी का शेप देने के लिए उसको मैं
उसकी पिटाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो ये जो बना रहे हैं, देखो कुल्हाड़ी का ये लोहा ही बना रहे हैं, एक तरफ से शार्प और देखो उसमें होल भी है, तो ऐसे वो बता रहे हैं, ठीक है। क्योंकि एक्स का शेप देने के लिए उसको पहले गर्म किया और फिर उसको मैं आसानी से उसको मैं वो कर पाऊंगा, आसानी से क्या, फिर भी उसमें ताकत लगनी। आनंदी, वाओ, अ पीस ऑफ आयरन कैन बी बीटन इनटू अ फ्लैट शेप, क्या बात है। कैन वी डू दिस विथ अदर मेटल्स एज वेल। अब यह है कि भाई इसको हम दूसरे मेटल के साथ भी कर सकते हैं क्या। यू मे ऑल्सो हैव मेनी सच क्वेश्चंस, लेट अस एक्सप्लोर इन दिस चैप्टर। तो जैसे यहाँ पे एक बात पता लगी कि आयरन को बीट करके को शेप में ले जाया जा सकता है, तो अब जो है इन्हीं चीज़ों के बारे में हम चैप्टर में एक क्या बोलते हैं उसको, गोता लगाएंगे, ठीक है, डाइव इन करेंगे। लेट्स सी प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, जिसमें हम मेजरली मेटल्स और नॉन मेटल्स की बात कर रहे होंगे और जनरली मटेरियल को भी थोड़ा समझ रहे होंगे, मतलब ऐसे ना, जस्ट फॉर कंपैरिजन। तो मैलिएबिलिटी, ये पॉइंट्स ये सब याद रखना। मैलिएबिलिटी, दो वर्ड्स याद रखो, एक होता है डक्टिलिटी और एक होता है मैलिएबिलिटी। सर ये सब चीजें तो आप पढ़ाओगे ना, बिल्कुल पढ़ाऊंगा, लेकिन एक मैलिएबिलिटी याद रखो और दूसरी चीज मैंने क्या बोली, डक्टिलिटी, ये भी आगे आएगा। तो डी से डक्टाइल और डी से ड्रॉन इनटू वायर्स। और जब मैं कह रहा हूं मैलिएबिलिटी, तो मैलिएबिलिटी का मतलब होता है बीटन इनटू थिन शीट्स। तो ये दो बातें याद रखना कि मेटल्स की ये दो बहुत कमाल की और भी वैसे खूबी है, बहुत सारी है, कि जैसे मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, वो हीट भी कंडक्ट कर सकते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट कर सकते हैं, वो चमकदार भी होते हैं मेटल्स, उसको सोनोरस कहते हैं, मेटल्स आर सोनोरस, ठीक है। ऐसे मतलब कमाल चमकदार को सोनोरस नहीं बोलते सर, चमकदार को बोलते हैं लस्चरस, ठीक है। ये सारी चीज़ें आती रहेंगी। सोनोरस मतलब होता है साउंड प्रोड्यूस, उसका रिंगिंग साउंड जो आता है, ठीक है। खैर यही पढ़ना है हमको चैप्टर में, थोड़ा जेस्ट दे दिया आपको मैंने। तो अभी फिलहाल मैं कह रहा हूं कि डक्टिलिटी, डी फॉर डक्टिलिटी, डी फॉर ड्रॉन, इसलिए कह रहा हूं कि आप इसको याद रख पाओगे कि मेटल को पतले वायर में जो बदला जा सकता है, यू नो कि मेटल्स को हम पतले पतले वायर्स में बदल सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी कहते हैं। मेटल के एटम्स में ना आपस में एक दूसरे को ऐसा जोड़ बनाने की, क्लिंग करने की एक एबिलिटी होती है, एक दूसरे को छोड़ते नहीं जल्दी, इसलिए वो अलग अलग शेप्स ले सकते हैं, लेकिन वो टूटते नहीं जनरली, ठीक है। तो पतले वायर में कन्वर्ट करने की एबिलिटी को डक्टिलिटी कहा जाता है। और पतले शीट्स या फॉइल, एल्यूमिनियम फॉइल पता है तुमको, ठीक है, बर्फी के ऊपर जो सिल्वर फॉइल होती है वो पता है तुमको, और इसके अलावा पतले शीट में तवा भी हो गया, जैसे उसको यही किया गया ना। तो ये मैलिएबिलिटी जैसी खूबी है। तो मैलिएबिलिटी जो हम पढ़ने वाले हैं वो उसमें हम क्या पढ़ेंगे कि भाई पतले शीट्स में, थिन शीट्स में मेटल को कन्वर्ट किया जा सकता है, पर क्या हर मटेरियल को किया जा सकता है क्या, वो हम देखेंगे यहाँ पर। डक्टिलिटी आगे आएगा जहां पर हम ड्रॉन इनटू वायर्स वाला देखेंगे। फिलहाल एक्टिविटी, लेट अस एक्सप्लोर। कॉशन, कंडक्ट दिस एक्टिविटी अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर और एन एडल्ट। बहुत जरूरी है कि भैया जो भी चीजें कर रहे होगे ये सब थोड़ा सा देखो कैसे एक्टिविटी है। कलेक्ट सम वेस्ट पीसेस ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम एंड आयरन नेल, अ पीस ऑफ कोल, अ पी साइज लंप ऑफ सल्फर, थोड़ा सा येलो कलर का जो सल्फर होता है जिसको गंधक भी कहा जाता है, ठीक है, सल्फर एक नॉन मेटल है वैसे, एंड अ ब्लॉक ऑफ वुड, और छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा, ठीक है, मान लो इतना बड़ा लकड़ी का टुकड़ा। अब ये सारी चीजें ले ली, छोटा कॉपर का पीस ले लिया, छोटा एल्यूमिनियम का पीस ले लिया, लोहे का खीला ले लिया छोटा सा, ठीक है, अ नेल ऑफ, अ पीस ऑफ कोल, कोयला का टुकड़ा ले लिया, ठीक है, सल्फर का छोटा सा, इतना सा सल्फर का टुकड़ा ले लिया, और ब्लॉक ऑफ वुड, और एक लकड़ी ले लिया, ठीक है। रिकॉल द चैप्टर मटेरियल अराउंड अस इन ग्रेड 6 पढ़ा होगा तुमने, जिसमें साइंस की किताब में, एंड ऑब्जर्व द अपीयरेंसेस ऑफ ऑल द अबव आइटम्स। तो ये जो भी चीज़ें हैं, कोयले का टुकड़ा थोड़ा सा ब्लैकिश होता है, सल्फर येलोइश है, थोड़ा हल्का, मतलब सल्फर तो ऑलमोस्ट पाउडर की तरह ही है, थोड़ा लंप बना हुआ है पर थोड़ा
मारोगे पीटोगे वैसे भुरभुरा सा हो जाएगा। कोयला भी ऐसा नहीं कि टूट नहीं सकता, बहुत आसानी से टूट सकता है। पर मेटल जो है वो मेटल को तोड़ना आसान है क्या? जनरली सोच के देखो उसको, उसके बारे में इमेजिन। मेटल को ऐसे तोड़ना, हथौड़ी मार के इतना जल्दी तोड़ना आसान नहीं है, पर कोयले को तोड़ा जा सकता है, ठीक है। सल्फर को तोड़ा जा सकता है, ठीक है। सर क्या लकड़ी को तोड़ा जा सकता है क्या? तोड़ा तो जा सकता है, पर लकड़ी नॉर्मली वो तोड़ने, मतलब नॉर्मली हम हथौड़ी मारेंगे तो ऐसे नहीं कि वो जल्दी से लकड़ी ये हो जाएगा। ब्लॉक ले रहे हैं हम प्रॉपर। तो उसका अपीयरेंस की बात करेंगे कि कैसा है, वो हार्ड है कि सॉफ्ट है, उन चीज़ों के बारे में हमको यहाँ पर इस एक टेबल में वहाँ पर जनरली मेंशन कर सकते हो। हार्ड है, सॉफ्ट है, वो सारी चीज़ें। अब यहाँ पर क्या बोला देखो, अब ये ऑब्जर्वेशन है, बीटिंग एन आयरन नेल विथ हैमर। अब जैसे वो आयरन स्मिथ जो है, वो सुदर्शन अंकल जो हथौड़े से बीट कर रहे थे, हम मान लो अपने ऐसे करा, पर ये अगेन क्यों ऑब्जर्वेशन में कहा गया, ये उछल के आँख में जाए, यहाँ वहाँ जाए, इसलिए दिस इज रियली डेंजरस एक्टिविटी। मतलब दिखने में वैसे लग रहा है खतरनाक हो सकता है। नाउ प्लेस ईच ऑफ दीज आइटम्स वन बाय वन ऑन एनी हार्ड सरफेस एंड बीट देम विथ अ हैमर, ठीक है। अगेन यू शुड नॉट डू इट। मतलब अभी जैसे कोयला फिर भी उछल उछल के उड़ने वाली बात हो जाती है थोड़ा सा वैसे, ठीक है। अब इसको हम करते जा रहे हैं हैमर से, एक एक चीज को जब हम मारते जा रहे हैं, बीट करते जा रहे हैं, व्हाट डू यू थिंक व्हाट हैपेंस? डू द ऑब्जेक्ट बिकम स्लाइटली फ्लैटेंड? कौन कौन चपटा हो रहा है इसमें, कौन कौन टूट जा रहा है, ब्रेक हो जा रहा है, उन सारी ऑब्जर्वेशंस को यहाँ पर मेंशन करना है। तो पीस ऑफ कॉपर अपीयरेंस, क्या वो चमकदार है? लश्चरस मतलब शाइनी, क्या वो लश्चरस है? कॉपर का पीस क्या वो शाइनी है? यस, लश्चरस है, शाइनी है ना। मेटल्स जनरली शाइनी होते हैं। पीस ऑफ एल्यूमिनियम, यस, वो भी शाइनी है, ठीक है। आयरन नेल, यस, नया लाया है, दिस इज ऑल्सो लश्चरस, ठीक है। पीस ऑफ कोल, कोयला थोड़ी लश्चरस होता है, नॉन लश्चरस, ठीक है। लंप ऑफ सल्फर, ये भी उतना शाइनी नहीं होता जैसे मेटल्स जनरली होते हैं। ब्लॉक ऑफ वुड, ये भी लश्चरस नहीं है, ठीक है। हार्ड या सॉफ्ट, अब ये बताओ इसमें से हार्ड कौन सा है, सॉफ्ट कौन सा है? तो मैं जहाँ तक ये बताऊँ कि अगर मैं बात करूँ सल्फर की, सल्फर थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ कि चलो सॉफ्ट वाली कैटेगरी में, मतलब रिलेटिवली आई विल से दिस इज हार्ड। कॉपर, एल्यूमिनियम, मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं भैया। कोयला, क्या वो हार्ड होगा? यस, दैट इज ऑल्सो हार्ड। मे बी टूटने फूटने वाली बात में जनरली वैसे हार्ड हो सकता है। ब्लॉक ऑफ वुड, इन सब की कंपैरिजन में मैं ये कह सकता हूं कि मे बी, अब देखो ये थोड़ा सा डिबेटेबल है, लकड़ी का ब्लॉक है वैसे तो हार्ड है, ठीक है। अब जब बात आएगी इफेक्ट ऑफ हैमरिंग, जब उसको हथौड़ी से मारा तो क्या हुआ? तो हथौड़ी से मारने पे जहां तक मैंने देखा कि सल्फर ब्रेक हो गया, सल्फर ब्रेक हुआ। क्या कॉपर फ्लैटन हुआ? यस, कॉपर फ्लैटन हुआ। मेटल्स जनरली क्या होंगे? फ्लैटन होंगे। मेटल्स जनरली क्या होंगे? हथौड़ी पड़ते एकदम जरूरी नहीं तुरंत, पर फ्लैटन होंगे, ठीक है। इसके बाद सर पीस ऑफ कोल, ये ब्रेक हो जाएगा। क्या लकड़ी ब्रेक होगी? क्या वुड जनरली ना तो वो फ्लैटन होगा ना ही ब्रेक होगा, ना ही वो चपटा हुआ और ना ही वो वैसे ब्रेक भी हुआ, ठीक है। तो जनरली जो चीज़ ऐसे फोर्स लगा के ब्रेक हो जाती है, ऐसी चीज़ों को जनरली ब्रिटल कहा जाता है। ब्रिटल, जैसे तुम्हारा चौक, जो बोर्ड पे लिखने वाला वाइट बोर्ड, मतलब जो वाइट चौक होता है, उसको भी अगर हम ऐसे तोड़ना चाहें टूट सकती है। तो ऐसी चीज़ें जो फोर्स लगाने पे आसानी से ब्रेक हो जाती हैं, उनको ब्रिटल कहा जाता है, ब्रिटल, ठीक है। तो जनरली हमने देखा कि इसमें कोल और जो सल्फर है ये ब्रिटल है, ठीक है। वेराज जो ब्रिटल नहीं थे उनको मैं क्या कहूँगा?
हाउ आर दे, अभी हमने टॉपिक पढ़ा मैलिएबल, फोर्स लगाने पे या हैमर करने पे वो बीटन है ना, दे कैन बी बीटन इनटू फ्लैट थिंग, फ्लैटन किए जा सकते हैं। इनको, इस प्रॉपर्टी को मैलिएबिलिटी कहते हैं। और जो फोर्स लगाने पे टूट गए दे आर ब्रिटल। अभी इसी ऑब्जर्वेशन की बेसिस पे सर यहाँ पे कुछ एनालिसिस दिया है। एनालाइज द टेबल, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट दैट आर लस्चरस इन अपीयरेंस एंड हार्ड। ठीक है, तो लस्चरस और हार्ड हमने इसे यहाँ वाले पे देखा, शाइनी कौन है, हार्ड कौन है, जिसमें से हमको पता है कि मेटल्स आर लस्चरस। ठीक है, मेटल्स में हार्डनेस भी है, बट नॉट ऑल मेटल्स आर हार्ड, कुछ मैं वो अलग एग्जांपल्स अलग से देख लेंगे अपन। ठीक है, तो यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट दी ऑब्जेक्ट्स मेड अप ऑफ कॉपर, एल्यूमिनियम एंड आयरन आर लस्चरस एंड दे आर हार्ड ऑल्सो। तो जिससे हमको पता लगा मेटल्स आर लस्चरस और मेटल्स हार्ड भी होते हैं। लस्चर शोन बाय मेटल इज नोन एज मेटालिक लस्चर। मेटल्स में खासकर जब वो नए होते हैं, उसके बाद तो उसमें थोड़ा सा वो रिएक्शन होकर थोड़ा जंग वंग लग जाते हैं, वो लगे। बट तुम मान लो नया बर्तन ला रहे हो मार्केट से, कुछ नई चम्मच लाए, या जनरली मेटल्स की अगर हम बात करें, गोल्ड सिल्वर जो ऑर्नामेंट्स, जनरली दे आर शाइनी, मेटल्स आर शाइनी। और मेटल्स के शाइन को, मेटल्स के लस्चर को क्या कहा जाता है? मेटालिक लस्चर कहा जाता है, क्योंकि मेटल की शाइन थोड़ी अलग ही होती है, मेटल वाली शाइन होती है। सो दैट इज मेटालिक लस्चर। मटेरियल्स लाइक कॉपर, aluminium and iron are known as materials like copper and copper, iron and aluminium, they are known as metals. तो ऐसे वाले materials जिसमें metallic shine है, जो हार्ड भी हैं, लश्चरस भी हैं, सब कुछ हैं, ठीक है, ऐसे मेटल्स को जनरली हम क्या कह रहे हैं? हम मेटल्स कह रहे हैं। वेयर एज कोल, सल्फर, वुड आर नॉन लश्चरस, वो हमने देखा लश्चरस भी नहीं है, एंड नॉट एज हार्ड एज मेटल्स, मेटल्स जितने हार्ड भी नहीं है। अगर कोल और वुड थोड़ा हार्ड लग भी रहा है, मेटल जितने हार्ड नहीं है, ठीक है ना। आर ऑल मेटल्स हार्ड एंड सॉलिड? क्या सारे मेटल्स हार्ड एंड सॉलिड होते हैं? मैं अभी कह रहा था कि नहीं, कुछ कुछ तो भाई एक्सेप्शंस होते हैं, ठीक है। जैसे सोडियम और पोटेशियम, वेरी वेरी रिएक्टिव मेटल्स। इसके कुछ खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स भी करे थे मैंने। इसके ब्लास्ट होता है, हवा में जाता है तो ब्लास्ट होता है भयंकर, इट्स वेरी वेरी डेंजरस, ठीक है। तो ऐसे कुछ मेटल्स है, जैसे मैं कह रहा हूँ कि सोडियम, पोटेशियम, दे कैन इवन बी कट विथ नाइफ, चाकू से काटा जा सकता है, ऐसे मेटल्स है, ठीक है। तो क्या कहा मैंने? whereas coal not really, some metals like potassium, like sodium and potassium are soft that they can be cut with a knife. इतने soft है कि चाकू से काटा जा सकता है। तो याद रखना, metals are generally hard but some metals are soft like sodium, potassium, they can cut with knife. कुछ मेटल ऐसे हैं जो नेचुरली ही इस रूम टेम्परेचर पे ही लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। हार्ड सॉफ्ट की तो बात छोड़ दो, वो सॉलिड ही नहीं है। जनरली मेटल्स आर सॉलिड, बट देयर इज वन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, एट दिस टेम्परेचर। ऐसे तो गर्म करोगे तो हर मेटल मेल्ट किया जा सकता है, बट एट दिस रूम टेम्परेचर कुछ एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड है एट रूम टेम्परेचर, विच इज दैट? अरे जो थर्मोमीटर में होता है, ट्रेडिशनल थर्मोमीटर में, यस, मर्क्यूरी, यू आर राइट, यस यू आर राइट, हाँ, ठीक है। So there is one metal, mercury, that is found in liquid state at room temperature, which you might have seen in thermometers. Recall the chapter temperature and its measurement, ठीक है, from the grade 6 science textbook curiosity, ठीक है। तो हमने क्या सीखा? मेटल जनरली हार्ड होते हैं। फिर एक्सेप्शन देगा कि भैया सोडियम और पोटेशियम जैसे मेटल्स को चाकू से काटे जा सकते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं। एंड देयर इज वन मेटल जो लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर, विच इज मर्क्यूरी, ठीक है। आगे, विच ऑब्जेक्ट्स डिड यू फाइंड बिकम फ्लैट ऑन बीटिंग विथ अ हैमर? कौन सा ऑब्जेक्ट है जो भैया फ्लैट हो जा सकता है ऑन बीटिंग विथ अ हैमर? तो यहाँ पर
You must have observed that objects such as piece of copper, iron nail, piece of aluminium become flat when beaten, whereas objects or materials behave differently. This property is by which materials can be beaten into thin sheets is called malleability. इसको बहुत बहुत अच्छे से ध्यान में रखो, ठीक है। तो malleability क्या है? मेटल्स की वो खूबी, वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो पतले शीट्स में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। The property by which metals can be beaten into thin sheets. The property by which metals can be beaten into thin sheets. इसको हम कहते हैं malleability. Most metals possess this property. You can give some examples of metal sheets. You might have seen thin silver foil or some sweets and aluminum foil used for wrapping food items. ठीक है। These are formed due to their malleability. Gold and silver are the most malleable metals. इसमें भी क्या बताया कि भैया मेटल्स में तो प्रॉपर्टी होती है malleability की, पर जबरदस्त malleability वाले मेटल्स भी होते हैं। कौन से होते हैं सर? गोल्ड एंड सिल्वर आर सच malleable कि क्या बताएं, वो इतने पतले शीट बनाए जा सकते हैं, ऑलमोस्ट लाइक ट्रांसपेरेंट शीट की तरह हो सकते हैं, इतने malleable है, हाईली malleable गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है। A piece of coal or a lump of sulfur does not show this behavior. कोयले का जो पीस जो हमने लिया और सल्फर वो ऐसा बिहेवियर नहीं शो करते, क्योंकि उनको फोर्स लगाने पे वो टूट जाते हैं, ठीक है। शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, तो शीशा टूट जा रहा है, दैट इज ब्रिटल, ठीक है। दे ब्रेक इनटू पीसेस एंड सेट टू बी ब्रिटल. ऑन द अदर हैंड वुड neither gets flattened nor into a sheet or nor breaks into pieces. Therefore wood is neither malleable nor brittle. wood जो है ना malleable है ना brittle है, ठीक है। अच्छा, तो तुम बोलोगे सर क्या wood जो है वो नॉन मेटल है? अरे नॉन मेटल नहीं है, wood तो अलग ही कैटेगरी में, वो एलिमेंट भी नहीं है, वो कंपाउंड है, ठीक है। सो आगे पढ़ोगे यार, सब चीज़ें टेंशन नहीं लेना है। होलिस्टिक लेंस, थोड़ा सा होलिस्टिक लेंस लगा के देखिए भैया कि भाई हम अपने भारतीय सभ्यता के हिसाब से कुछ बात कर लेते हैं, हमारी कुछ ट्रेडिशनल चीज़ों के बारे में बात कर। द इम्पैक्ट ऑफ आयरन ऑन द प्रोग्रेस ऑफ सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया इन ग्रेड 6 सोशल साइंस टेक्स्ट बुक एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड वी लर्नड अबाउट हड़प्पा सिविलाइजेशन। पता ना, खतरनाक सभ्यता, मतलब मज़ेदार, क्या क्या वो लोगों ने मतलब एडवांस तरीके से चलते रहते थे उस समय, ठीक है। सो हड़प्पन्स, they knew how to use metals like copper and gold. They used these metals to make various objects from utensils to jewelry. बर्तन भी बनाए जाते थे, ज्वेलरी में भी, उस समय की बात है, आज तो करते ही हैं। भाई साहब कितना साल पहले का बात है, कमेंट करके बताना, ठीक है। However, you would hardly find any evidences of Harappans using a very prominent metal, iron, which you use a lot around us today, ठीक है। तो ये लोग कॉपर और गोल्ड जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ किए जाते थे उस समय, बट क्या बोला गया, however you would hardly find evidence of Harappans using a very prominent metal, जो आयरन आज हम बहुत यूज़ करते हैं वो उस समय कम यूज़ था। दिस इज़ बिकॉज इट टुक अ लॉन्ग टाइम बिफोर आयरन वॉज यूज इन डे टू डे एक्टिविटीज़, ठीक है। तो मतलब आप ये समझो कि कॉपर और गोल्ड आयरन से भी पहले इंसानों ने मतलब यूज़ करना शुरू कर दिया, आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। हाउएवर वंस द यूज़ ऑफ आयरन गेन्ड प्रोमिनेंस, जैसे ही आयरन, लोहे का इस्तेमाल जब होना शुरू हो गया इन द टाइम्स दैट फॉलोड, इट कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द प्रोग्रेस ऑफ सिविलाइजेशन इन इंडिया। तो जैसे ही जब आयरन की यूज़ बढ़ गई, उसके बाद कमाल का प्रोग्रेस जो है वो इंडिया में हिस्टोरिकली देखा गया। फॉर इंस्टेंस, due to its strength, agricultural tools like plows made from iron were made superior to those used previously. तो of course फार्मिंग सब खतरनाक तरीके से होने लगी लोहे के आविष्कार के बाद, ठीक है। What could be the potential reason that it is generally considered that copper was discovered earlier as compared to iron, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे ये कहा गया कि क्या कारण है कि हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि कॉपर जो है आयरन से पहले डिस्कवर हुआ। तो ऑफ कोर्स जितनी पुरानी सभ्यता, जब हम एक्सकेवेशन करते हैं, देखते हैं, जो जो डिपार्टमेंट्स होते हैं जो
पुरातंत्र डिपार्टमेंट होते हैं वो लोगों ने देखा होगा ना कि कौन सी कितनी पुरानी सिविलाइजेशन में क्या चीज़ें यूज़ होती थी, तो उसके बेसिस पे ये कहा जा रहा है कि भाई हड़प्पन्स वाले में ऐसा कोई प्रूफ मिला नहीं आयरन वाला, उस समय वाले में कॉपर और गोल्ड ज़्यादा देखे गए उस समय। ठीक है, डक्टिलिटी मैंने कहा था, मैलिबिलिटी मतलब थिन शीट्स, डक्टिलिटी मतलब थिन वायर, है ना, ड्रॉन इनटू थिन वायर, तो वही होगा। लेट्स सी वेयर डू यू फाइंड द यूज ऑफ मेटल वायर, तो भैया इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में तो हम खतरनाक तरीके से यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स में। सम ऑर्नामेंट्स लाइक बैंगल, नेकलेस, ईयरिंग्स एटसेट्रा, इसमें भी वायर शेप, है ना, मेटल्स यूज होते हैं। मेटल वायर्स प्ले इंपॉर्टेंट फंक्शन इन वेराइटी ऑफ स्ट्रिंग्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में भी मेटल की वायर का इस्तेमाल होता है। ठीक है, ओके, सच एज वीणा, सितार, वायलिन एंड गिटार। This property of material by which they can be drawn into wire is called ductility. This property of ductility is mainly possessed by metals. Ductility की property metals के अंदर है, पतले वायर्स में कन्वर्ट होने वाली। अब देखो यहाँ पर एक बहुत ही कमाल का फैक्ट दिया हुआ है कि गोल्ड, जो कि मैंने बोला था हाईली मैलिएबल भी होता है, गोल्ड सिल्वर, ये डक्टाइल भी हाईली है। गोल्ड इतना डक्टाइल है कि भैया 1 ग्राम 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, 1 ग्राम कितना होता है, कुछ नहीं होता। 1 ग्राम ऑफ गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबी वायर बनाई जा सकती है। तुमको बताऊं कैसे दिखेगी वो वायर, दिखा रहा हूं, 1 मिनट। क्या तुम ये वायर देख पा रहे हो? क्या ये वायर विजिबल है? ये गोल्ड की वायर है, दिख रही है? अरे गोल्ड की वायर नहीं दिख रही? क्या मजाक, कोई बात नहीं, मैं रख लेता हूं। ठीक है, मतलब ये 1 ग्राम से 2 किलोमीटर लंबी, 2 किलोमीटर लंबी, किलोमीटर इतना नहीं होता, तो इनविजिबल ही तो होगा। मैं दिखाऊं गोल्ड या ना दिखाऊं, खतरनाक तरीके से भाई। द प्रॉपर्टी, सो व्हाट इज डक्टिलिटी? द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय विच दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज डक्टिलिटी। ठीक है, डक्टिलिटी इज मेनली पोजेस्ड बाय मेटल्स। तो भैया जिसमें मेलिबिलिटी होगी ऑफ कोर्स उसमें डक्टिलिटी होगी, है ना। हालांकि मेरे पास वो गोल्ड वायर कमेंट करके बताना था। द डक्टाइल नेचर ऑफ मेटल्स enables for the creation of this tea stainer। तो यहाँ पे वो चाय छन्नी होती है ना, दिख नहीं रहा होगा शायद, तो ये चाय छन्नी का जो तार होता है ना, उसमें से चाय पत्ती रुक जाती है और पानी, चाय जो है, पानी बोल रहा हूँ, पास हो जाती है। सो जो टी स्टेनर का जो मेटल वायर है वो भी डक्टिलिटी की वजह से ही वो एबिलिटी आई है, उसका क्रिएशन हो पाया। हैव यू एवर सीन वायर्स मेड अप ऑफ कोल एंड सल्फर? ऑफ कोर्स नॉट, ऑब्वियसली नॉट। कोल और सल्फर से थोड़ी ऐसे वायर बनाए जा सकते हैं, कमाल है। सो नॉन मेटल्स डू नॉट शो द प्रॉपर्टी, मतलब मैलिएबिलिटी भी मेटल्स दिखाते हैं और डक्टिलिटी भी मेटल्स दिखाते हैं। मतलब मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी मेटल्स की प्रॉपर्टी है, नॉन मेटल्स की नहीं। वाह वाह वाह, क्या बात है। डीप डाइवर्स के लिए कुछ और बातें भाई। सस्पेंशन ब्रिज, ये जो तार है ये कोई रस्सी के तार नहीं है बेटा, ये स्टील वायर के से बुना हुआ तार है, और ये इतने ज़बरदस्त स्ट्रेंथ होती है इसकी कि इतना हैवी चीज़ों को भी, ये लोड को भी बेयर कर पा रहा है। और सिर्फ यही क्यों, जो क्रेन्स होते हैं, क्रेन्स में भी जो तार यूज़ किए जाते हैं, जो वायर्स यूज़ किए जाते हैं, वो मेटल के ही होते हैं। स्टील वायर, स्टील का पतला पतला को आपस में उसकी चोटी बना दी गई है, और वो इतना कमाल की स्ट्रेंथ होता है उसमें। सो इट इज़, सो डू यू नो द रोप्स मेड अप ऑफ स्टील, मिक्सचर ऑफ स्टील। क्या है स्टील? कौन सा मेटल है? स्टील असल में एक अलॉय है। अलॉय क्या होता है सर? मेटल में जब कुछ चीज़ें मिला के, कुछ मेटल या नॉन मेटल मिलाए जाते हैं और तो अलॉय बनता है उससे। तो जैसे कि आपको पता होगा ब्रास इज एन अलॉय, ब्रॉन्ज इज एन अलॉय। ठीक है, तुमको पता है कि गोल्ड जो ऑर्नामेंट्स बनते हैं
वो गोल्ड के ऑर्नामेंट्स अगर प्योर गोल्ड के बने हो ना, 24 कैरेट प्योर गोल्ड के, तो वो उतने स्ट्रांग नहीं रहेंगे, वो काफ़ी मतलब दब जाएंगे ऐसा हाथ से दबाने। तो इसके लिए उसमें कुछ इम्प्योरिटी मिला के उसको 22 कैरेट 23 कैरेट बनाया जाता है, मतलब थोड़ा सा इम्प्योर, सो कॉपर या सिल्वर मिलाया जाता है टू मेक इट स्ट्रॉन्ग। समझ रहे हो? वो बहुत ही हाईली डक्टाइल है ना, इसलिए हाईली डक्टाइल मैलेबल, तो थोड़ा हाथ से किसी ने ऐसा पकड़ के खींच लिया। ठीक है, तो यहाँ पे स्टील भी अलॉय है। स्टील मेन उसमें मेटल कौन सा मेटल है? वो आयन, और उसमें इम्प्योरिटी क्या मिलाई है? एक नॉन मेटल कार्बन। तो कार्बन जब मिलाया जाता है आयन को मेल्ट करके फिर उससे स्टील बनाया जाता है। ठीक है, तो उसी स्टील वो काफ़ी स्ट्रेंथ कैरी करता है। ठीक है, तो उसी से हैवी लोड सपोर्ट कैरी मतलब सपोर्ट करने वाला वो तार बनाया जा सकता है, जो सस्पेंशन ब्रिजेस में, क्रेन्स में हैवी वेट लिफ्ट करने के लिए काम में आ सकता है। ठीक है, आगे अब ये सोनोरिटी एक और प्रॉपर्टी भैया, हमने लश्चरस समझ लिया, मेटालिक शाइन। सोनोरिटी इज द मेटालिक साउंड। क्या मेटल अपने आप साउंड प्रोड्यूस करते हैं? टन टना टन 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 टारा? नहीं सर, उसको जब किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से हिट किया जाए, जैसे मान लो अब ये वाला साउंड अलग है, दिस इज नॉट मेटल का साउंड, दिस इज नॉट मेटालिक साउंड, दिस इज नॉट द रिंगिंग साउंड, ये रिंगिंग साउंड नहीं है। लेकिन अगर मैं किसी मेटल को लूं, क्या मेरे आसपास में कुछ मेटल है तो भाई मेरे सामने आ जाओ, मेटल मेरे सामने आ जाओ। कमाल है यार, मेटल ही नहीं है, कुछ बर्तन वर्तन होता तो ढन ढना ढन कर देता मैं, लैपटॉप है वो, उसको ढन ढना ढन नहीं कर सकता। तो समझ रहे हो ना तुम, मतलब यार इधर है तो सही मेटल, ट्राई करता हूँ। आ रहा है, ये भी ढप ही आ रहा है। लेट मी ट्राई यार, तुम्हारे लिए मैं मेटल ढूंढ रहा हूँ। नहीं आ रहा है, काहे नहीं आ रहा? हद है, मेरे को लगता है मेटल से ही मेटल को टकराना पड़े। मेटल से मेटल टकराए टन 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 हो जाए। समझ रहे हो ना तुम, मैं नहीं बता रहा यार। मेटल से मेटल टकराए टन 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 हो जाए। हाँ, वाह वाह वाह, अब आ रहा है। ठीक है ना, समझ रहे हो ना तुम? अरे तरीके, ओए जी हो गया। तो ये जो टनटनाहट हुई, ठीक है, अब तुम समझ रहे हो कि ये जो टनटनाहट हुई ये कैसे हुई? दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड सोनोरिटी। ऐसे एग्जाम में तो नहीं लिख सकते। सो द रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस्ड बाय मेटल्स, है ना। सो you have noticed that sound produced when a metal spoon or a metal plate or a metal coin drops on the floor। ठीक है, कुर्सी को गिरा नहीं सकते, उसके बाकी पुर्जे बाहर आ जाएंगे। तो सुना ही होगा वो जो ट्रन ट्रन वाली जो साउंड आती है, ठीक है। सो हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द साउंड प्रोड्यूस बाय पीस ऑफ कॉपर वुड? वो ऑब्वियसली वैसी साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगा। लेट अस इन्वेस्टिगेट, बी केयरफुल व्हाइल ड्रॉपिंग द ऑब्जेक्ट। हाँ सही बात है यार, टूट जाओगे तो कुछ भी उठा कर पटक दोगे तो कैसे चलेगा। अब जैसे यहाँ पर देख सकते हो, तो ये एक पर्सन है जो अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, और यू कैन सी दिस स्टिक। इनके आगे भी ना, इसमें भी ना मेटल लगा होता है, वैसे देखा होगा तुम्हें, स्टिक में आगे थोड़ा सा लगा रहता है। तो उसकी हेल्प से ना काफ़ी, मतलब वो चीज़ जब ऐसे वो यहाँ वहाँ टच करते हैं और जैसे पोल में टच करें, पता लग जाता है कि ये मेटल है नॉन मेटल, सामने क्या ऑब्जेक्ट है, उससे उसको आइडेंटिफाई करने में काफ़ी हेल्प हो जाती है। ठीक है, सो caution, let us investigate, be careful while dropping। हाँ ठीक है, समझ में आ गया। Take a few objects such as a metal spoon, a coin, a piece of coal and a block of wood. Drop them one by one from certain height. Do you notice any difference in the sound produced by these objects? तो क्या difference होगा? ठीक है, you would observe that the metal spoon and the metal coin produce a ringing sound। ठीक है, ringing sound produce कर सकते हैं। Coal and wood on the other hand produce dull sound, है ना। ringing sound metals produce करते हैं। This property of metals that enable them to produce a ringing sound is sonority, and the metals are said to be sonorous in nature।
मेटल्स इसलिए सोनोरस कहे जा सकते हैं कि नेचर में सोनोरिटी शो करते हैं, इसलिए सोनोरस, ये मेटल्स को हम सोनोरस कहेंगे और नॉन मेटल्स को नॉन सोनोरस कहेंगे। ठीक है, अब जैसे ये जो घुंघरू ठिन छन छना छन 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 छारा, छन छना छन नीचे टन 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 टारा होता है, हाँ वो, लेकिन वो एक है ना आमी दे चुमार छन छन छन, तो ये छन 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 वाली आवाज़, दिस इज ऑल्सो द घुंघरू साउंड द सोनोरिटी की वजह से ही। या फिर तुम्हारा जो स्कूल में जो घंटा टन 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 टन, दैट इज ऑल्सो ड्यू टू सोनोरिटी। सही बात है सर, बात तो एकदम सही है। कंडक्शन ऑफ हीट, अब मेटल्स में ऐसा नहीं कि सिर्फ मैलिएबल है या सिर्फ डक्टाइल है या सिर्फ लश्चरस है, सिर्फ सोनोरस है। हम अब एक और चीज़ कह रहे हैं कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट ऑल्सो। ठीक है, सो वो भी आएगा। और नॉन मेटल्स, ना 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 ना, नॉन मेटल्स में सब ना 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 आ रहा है, तो क्या नॉन मेटल्स यूजलेस है? नहीं, आगे पढ़ेंगे, उनका भी बहुत ज़बरदस्त यूज़ है भैया, मतलब कमाल, ऐसा यूज़ है कि भाई तुम उसके बिना होते भी नहीं, ऐसा यूज़ है नॉन मेटल का। ठीक है, कंडक्शन ऑफ हीट, सो हैव यू एवर ऑब्जर्व द वेसल्स यूज्ड फॉर कुकिंग इन द किचन? हाँ भाई बिल्कुल। यू माइट हैव नोटिस दैट द वेसल्स यूज्ड फॉर हीटिंग आर मेड अप ऑफ मेटल्स, बिल्कुल। कैन यू नेम सम मेटल्स दैट आर यूज्ड फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स? कैन यू नेम सम मेटल्स? हाँ ऑफ कोर्स यार, एल्यूमिनियम यूज़ होता है, स्टील यूज़ होता है, कॉपर भी यूज़ होता है बर्तन बनाने के काम में ना। डू यू नो वाई दीज मेटल्स आर यूज फॉर दिस पर्पस? लेट अस फाइंड आउट। एक्टिविटी, लेट अस इन्वेस्टिगेट। अब यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि 2 स्पून लिए गए हैं, ये मेटल का, मान लो स्टील का स्पून है और ये लकड़ी का स्पून है, और दोनों को गर्म पानी में डाला, हॉट वाटर में, सेम टाइम में डाला। तुमने ग्लास में गर्म पानी लिया और 2 सेम साइज के, बिल्कुल एक जैसे, एकदम कहीं फर्क नहीं है, दोनों लकड़ी, एक लकड़ी वाला स्पून है, एक मेटल का, दोनों को एक साथ इसमें इमर्ज कर दिया गर्म पानी में। ठीक है, एकदम गर्म पानी में। अब क्या हो रहा है पता है? थोड़ी देर में तुम लकड़ी को टच करोगे, थोड़ा महसूस होगा, हल्का गर्म महसूस होगा, पर अगर तुम स्पून को, इस मेटल स्पून को टच करोगे, खतरनाक गर्म महसूस होगा। ठीक है, खतरनाक गर्म महसूस होगा। तो ये डिफरेंस आ गया वुडन स्पून और ये मेटल स्पून में, ये डिफरेंस आ गया कि भाई देखो, हमने ऐसा तो नहीं था कि ऊपर वाला हिस्सा पानी में डाला था, गर्म पानी में तो सिर्फ इतना ही, आधा ही हिस्सा था, ओनली दिस पार्ट ऑफ द स्पून, बाकी वो हीट यहाँ से ऐसे ट्रेवल हुई है, जो यहाँ पे इतने अच्छे से नहीं हो पाई, लेकिन मेटल वाले में वो हीट कमाल का ट्रेवल हुई है। तो इसी हीट को के ट्रेवल करने में इसने हेल्प करा। तो मेटल्स हैव अलाउड हीट टू पास थ्रू देम, इसलिए बोलते हैं मेटल्स आर, दे आर कंडक्टिंग द हीट, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, क्योंकि वो अपने अंदर से हीट को ट्रांसफ़र होने दे रहे। ठीक है, तो वही जो बातें मैंने यहाँ बताई है, वही सारी चीज़ें, प्रोसीजर बताया है। अल्टीमेटली यहाँ पर क्या बोला, नाउ केयरफुली टच दी अपर एंड ऑफ द स्पून, और मैंने बता दिया रिजल्ट क्या है, सम डिस्कशन पॉइंट्स। ठीक है, which spoon was hotter? What does the experiment tell us about the heat transfer along the 2 spoons? तो heat transfer along the metal कमाल का हुआ। You have noticed that the metal spoon is hotter in touch than the wooden spoon. ठीक है, even though both spoons are immersed in water of the same temperature and for the same time, this shows that the heat transfer through the metal spoon making it hotter. In contrast, the wooden spoon transfer heat poorly. ठीक है, the wooden spoon transfers heat poorly, हमने देख लिया। metal spoon जो है वो बहुत strongly transfer कर पा रहे। In such cases, the transfer of heat from one point to another of the material is called conduction, and the material that transfers heat are called conductors. तो materials that transfers heat, they are called conductors. ठीक है, based on the observation, one can say that metals are good conductors of heat, whereas wood is the poor conductor of heat, जो हमने यहाँ पर देखा। Now we can understand why mostly metal vessels are used for cooking. Cooking के लिए metal vessels use क्यों किए जाते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि भाई वो जल्दी गर्म हो और खाना पका सके वो। Whereas the handles are made up of wood.
ठीक है, और मटेरियल दैट डू नॉट कंडक्ट हीट। तो जैसे होता है ना कि जो वायर है, वायर के अंदर वाला वायर जो होता है वो मेटल का होता है, ऊपर जो है वो प्लास्टिक की कवरिंग होती है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी हमको शॉक से बचाएगी। ऐसे ही खाना पकाने के लिए तो हमको मेटल का बर्तन चाहिए, पर उसका हैंडल जिसको हम छू रहे हैं वो गर्म ना हो, इसलिए हमको उसको लकड़ी का या कुछ ऐसे मटेरियल का जो हीट को पास हम तक ना करे, ऐसा हैंडल बनाना होगा। ठीक है, सो यू विल लर्न मोर अबाउट दिस इन द चैप्टर हीट ट्रांसफ़र इन नेचर। तो वहाँ पे हीट ट्रांसफ़र में ये सब चीज़ें ज़्यादा पढ़ेंगे डेप्थ में। अब आते हैं कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मैं कह ही रहा था कि भाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, नॉन मेटल्स आर नॉट। तो अब यहाँ पर इसका भी आगे इलेक्ट्रिसिटी का भी, तो इलेक्ट्रिसिटी में भी मेटल्स विल बी गुड कंडक्टर्स। ठीक है, देख लेते हैं। हैव यू एवर सीन एन इलेक्ट्रिशियन यूजिंग अ स्क्रू ड्राइवर? व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल इज़ यूज फॉर मेकिंग द हैंडल? तो हैंडल वो फाइबर या कुछ ऐसा होता है ना, कुछ अलग चीज़ों का होता है। यू मे हैव नोटिस दैट इलेक्ट्रिशियन वेयरिंग रबर ग्लोव्स एंड शूज़ वाइल वर्किंग। तो रबर ग्लोव्स और शूज़ क्यों पहनता है? ताकि उसके अंदर वो करंट ट्रांसफ़र न हो जाए। तो रबर और वो सारी चीज़ें क्या है? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, व्हाट कैन द रीज़न फॉर दिस? तो एक एक्टिविटी यहाँ पर 4.4 जो है वो डिज़ाइन किया है फॉर दिस। सो डिज़ाइन एन इलेक्ट्रिक सर्किट like the design electric circuit like the tester circuit in the chapter electricity. The circuits and their components repeat the same activity. हमने वहाँ पर करा था ना, listed below and record your observation. You may collect a few objects such as piece of aluminium, iron nail, lump of sulfur, copper wire, ठीक है, piece of dry wood, stone, erasers, ये सबको टेस्टर से टेस्ट करते जाना है। ठीक है, टेस्टर वाला सर्किट पता है ना क्या है? जिसमें एक बल्ब लगा है। मैं एग्जैक्टली बल्ब वाले का सिंबल यूज़ नहीं कर रहा, मैं बल्ब दिखा रहा। मान लो ये बल्ब है, यहाँ सेल लगा हुआ है, ठीक है, और ये दो वायर्स अगर इसको आपस में जोड़ देंगे तो ये बल्ब ग्लो होगा, नहीं जोड़ेंगे तो नहीं ग्लो होगा। अब इसके बीच में आप अलग अलग ऑब्जेक्ट लगा के टेस्ट करते जाओ। ठीक है, तो जैसे मान लो मैंने एक स्पून ये दोनों में टच किया, तो क्योंकि स्पून एक मेटल है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इसलिए करंट फ्लो कर जाएगा इसमें से और ये बल्ब ग्लो कर जाएगा। लेकिन अगर इस स्पून, मेटल स्पून की जगह मैंने लकड़ी का स्पून लगा दिया, ठीक है, तो क्या होगा? इट इज़ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और इसलिए फिर क्या होगा कि ये करंट पास नहीं हो पाएगा। लेकिन ये बताओ कि बोलते ना कि भाई किसी को करंट लग रहा है, इलेक्ट्रिक शॉक लग रहा है, तो लकड़ी से उसको थोड़ा सा मार के या साइड किया जा सकता है, लकड़ी से उसको दूर किया जा सकता है। किसी मेटल के पोल से या मेटल के किसी चीज़ से अगर करने की कोशिश करो, करंट तुम तक ही आ जाएगा। वो लकड़ी भी सूखी लकड़ी होनी चाहिए, गीली लकड़ी या कोई ऐसी चीज़ जिससे करंट पास हो जाए, दैट इज़ अनदर, ये भी एक बात समझने वाली है। ठीक है, तो इससे हमको क्या समझ में आ रहा है कि मेटल्स जो है दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज नॉन मेटल्स आर नॉट। सो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पर क्या बोलूँगा? बल्ब ग्लो किस में करेगा? क्या पीस ऑफ एल्यूमिनियम में करेगा? येस, ग्लो करेगा। क्या आयरन नेल में करेगा? येस करेगा। लंप ऑफ सल्फर में करेगा? नो करेगा। तो यहाँ पर गुड कंडक्टर, येस दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ भी ग्लो कर रहा है तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे नहीं कर रहा तो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आ गया? तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स, है ना, क्योंकि ये एल्यूमिनियम, आयरन क्या है? मेटल। whereas non-metals they are generally poor conductors of electricity. So you might have observed that objects such as aluminium, copper, है ना, the bulb glows in that case, whereas sulfur, coal, wood, stone, eraser, nylon, rope, इसमें bulb glow नहीं हुआ इस activity. ठीक है, material that allow electricity to pass through them easily, they are called good conductor of electricity. In contrast, the material that prevent the bulb from glowing by not allowing the electricity to pass through them, they are the poor conductors of electricity. बहुत ही important definition. Material that allow the passage of current through them, they are good conductors. Material that do not allow easily current to pass through them, they are the poor conductors of electricity. ठीक है. So now we have understand that plastics covering on screwdriver and rubber gloves protect the electrician from getting the electric shock, because these materials are poor conductors of electricity.
ठीक है। इफेक्ट ऑफ एयर एंड वाटर ऑन मेटल्स, तो यहाँ पर इफेक्ट ऑफ एयर एंड वाटर ऑन मेटल आयन, तो यू वुड हैव ऑफन नोटिस दैट iron objects develop brown deposits when left in open for few days. In which condition would an iron object develop brown deposit? When it becomes into the contact. तो यहाँ पर अब ये exactly क्या कहा जा रहा है, मेटल्स के ऊपर जो क्या कहते हैं उसको, जंग लग जाती है ना, जैसे आयन के ऊपर वो ब्राउनिश कवर लग जाती है, सो दैट इज मेटल्स के पास, मेटल्स जनरली इसका शिकार हो जाते हैं, है ना। कोई भी मेटल हो शुरू शुरू में वो शाइनी रहता है, पर कुछ समय में वो थोड़ा डल सा हो जाता है, उसके ऊपर एक ऐसा मतलब कुछ कोटिंग लेयरिंग लग जाती है जो उसको मतलब उसकी कमज़ोरी, उसको वीक भी करते हैं, डिटोरिएट करते हैं बेसिक तौर पे, ठीक है। तो यहाँ पे वही जैसे आयन के ऊपर ब्राउन कवरिंग क्या है, रस्ट, आयन के ऊपर रस्ट लग जाता है, जंग लग जाता है, ठीक है। ऐसे हर मेटल का अलग अलग है। इन विच कंडीशन वुड द आयन ऑब्जेक्ट डेवलप्स द ब्राउन डिपॉजिट, तो यहाँ पर एक और बहुत प्यारा एक्सपेरिमेंट दिया है। व्हेन इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद ड्राई एयर ओनली, मतलब सिर्फ एयर की कॉन्टैक्ट में होता है क्या, या सिर्फ वाटर के कॉन्टैक्ट में आने से आयन पे जंग लग सकती है क्या, या फिर बोथ इन एयर एंड वाटर के कॉन्टैक्ट में होगा। तो जब ये एक्टिविटी हम कंप्लीट करेंगे, इस एक्टिविटी में हम 3 कंडीशंस लाएंगे। एक, लोहे के खीले को या आयन को सिर्फ एयर की कॉन्टैक्ट में विदाउट वाटर, तो वहाँ जंग नहीं लगेगी। फिर एक होगा सिर्फ वाटर की कंडीशन में, जहाँ पे हवा किसी भी हिसाब से ना आ पाए, वहाँ भी जंग नहीं लगती। और तीसरा होगा जब हवा और पानी दोनों की कॉन्टैक्ट में होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, जंग लगता है। सो लेट अस सी, देखो यहाँ पर क्या किया है, एक बॉटल लिया, बॉटल ए में धागे की मदद से हमने एक खीला बांधा हुआ है, और इस खीले में, इस आयन नेल में नीचे ये सिलिका जेल है, और ये सिलिका जेल की बात क्या है कि ये सारा यहाँ पे जो मॉइस्चर होगा, सारे मॉइस्चर को अब्जॉर्ब कर लेगा। ये सिलिका जेल सारे मॉइस्चर को यहाँ पर अब्जॉर्ब कर लेगा, सारे मॉइस्चर को अब्जॉर्ब कर लेगा, सारे पानी को अब्जॉर्ब कर लेगा। अब यहाँ पर सिर्फ हवा है, यहाँ पर क्या है, इसने मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर लिया। तुमने देखा होगा ना आजकल वो ऑनलाइन कुछ प्रोडक्ट सामान आते हैं तो बॉक्स में सिलिका जेल का पैकेट होता है, वो मॉइस्चर अब्जॉर्ब करने के लिए, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स में थोड़ा खतरा होता है ना, वो मॉइस्चर की वजह से ख़राब ये वो हो जाए, तो वो चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रेजेंस है वो सिर्फ क्या है, इधर इसमें सिर्फ कौन सी कंडीशन रखी गई है, एयर ओनली प्रेजेंट। इस वाले में क्या किया गया है, इसमें वाटर ओनली। यहाँ पर ये ऑयल की वजह से हवा जो है वो अंदर नेल को नहीं मिल पाएगी, अगर ये ऑयल का लेयर ना रहे तो हवा जा सकती है अंदर, ठीक है, ये वो वाला कंडीशन। तीसरा वाले में उसको आधा नेल को लटकाया गया, आधा पानी में है आधा हवा में है, मतलब उसको बोथ एयर एंड वाटर मिल रहा है, बोथ एयर एंड वाटर मिल रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लेस ऑल दी बॉटल्स अनडिस्टर्ब्ड एट, तो ये हमने कर लिया, और इसको अब हम पूरे तीनों बॉटल ए बी सी तीनों को अनडिस्टर्ब्ड कर रख रहे हैं हम, ठीक है, एट रूम टेम्परेचर, ऑब्जर्व दी चेंजेस फॉर 8 to 10 days। 8 से 10 दिन जो है हम जो चेंजेस है उसके वो ऑब्जर्व करते जा रहे हैं, क्या क्या चेंजेस होंगे, लेट्स सी। रिकॉर्ड दी ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्वेशन क्या है, सो फॉर्मेशन ऑफ ब्राउन डिपॉजिट कहाँ कहाँ पर हुआ, प्रेजेंस ऑफ वाटर, पहले वाले में क्या था, बॉटल में पानी नहीं था, एयर था। दूसरे वाले में क्या था, पानी था, एयर नहीं था। तीसरे वाले में क्या था, पानी भी था और एयर भी था। जो डिपोजिशन जो हुआ है ब्राउन डिपॉजिट, ठीक है, यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर ब्राउन डिपॉजिट नहीं हुआ, यहाँ पर ब्राउन डिपॉजिट नहीं हुआ, यानी तीसरे वाले में ही रस्टिंग हो पाई, जंग लग पाया। जनरली इसको करोजन कहा जाता है। जनरली ना मेटल्स पे हर, देखो रस्टिंग हम सिर्फ लोहे के लिए स्पेशली यूज़ करते हैं, आयन में जब करोजन होता है तो उसको हम रस्टिंग कहते हैं। हर मेटल के करोजन को रस्टिंग नहीं कहा जाता। जैसे सिल्वर के ऊपर ब्लैक कोटिंग लग जाती है, ब्लैक
करोजन होके वो ब्लैक हो जाता है, सल्फर अटैक करता है उस पर। इस वाले में कौन कौन अटैक कर रहा है? आयरन की रस्टिंग कब हुई, क्या समझ में आया हमको? कि जब आयरन ऑब्जेक्ट पे पानी और हवा भी स्पेशली ऑक्सीजन, ठीक है, जब वो अटैक किए तभी हो पाया, जब दोनों अटैक किए। एक सिंगल चीज अटैक करके ये करोजन आयरन में नहीं हो सकता था, ठीक है। दूसरे मेटल के लिए अलग अलग है, जैसे आयरन के लिए बताया मैंने कि दोनों चीजें हर मेटल का अलग अलग हो सकता है। व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट, क्या कंक्लूजन है भैया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला हमने, जनरली देखो अब क्या है, इट इज ऑब्जर्व इन द ग्लास बॉटल A and B दैट द आयरन नेल डज नॉट शो एनी ब्राउन डिपॉजिट। व्हाट डज दिस ऑब्जर्वेशन इंडिकेट, कि भाई सिर्फ एक चीज, सिर्फ एयर या सिर्फ वाटर जो है वो यहाँ पर ये काम नहीं कर सकता था, दोनों की जरूरत थी, ये चीज यही इंडिकेट कर रही है। हाउएवर इन ग्लास बॉटल C the iron nail shows the presence of brown deposit. This indicates that the presence of both water and air is essential for these deposits to develop. Thus, moist air is responsible for the development of brown deposit on the object made up of iron. This brown deposit is called rust. ये brown deposit को हम rust कहते हैं. The process of formation of rust on the object made up of iron is called rusting. Rust का formation object के ऊपर, ठीक है, इसको हम बेसिक तौर पे रस्टिंग कहेंगे। मैनी अदर मेटल्स ऑल्सो शो डीकलरेशन, है ना, मतलब जैसे यहाँ आयरन पे डीकलरेशन हो गया, वो रेडिश होने लगा, ब्राउन, रेडिश ब्राउन। वैसे अलग अलग मेटल्स का डीकलरेशन हो सकता है व्हेन केप्ट ओपन इन एटमॉस्फेयर, ठीक है। ग्रेजुअल डिटोरिएशन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन यहाँ पर देख लो, ग्रेजुअल डिटोरिएशन ऑफ मेटल सरफेसेस, मेटल सरफेस का स्लोली डिटोरिएट होना, ठीक है, कॉज्ड बाय एयर, वाटर और अदर सब्सटेंस इज कॉल्ड कोरूजन, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कॉपर पे भी लग सकता है। कॉपर पे कौन सा कलर, तांबे का जो लोटा होता है, अगर वो कुछ दिन उसको छोड़ दिया जाए, धोया ना जाए, तो उस पर वो मतलब ना ब्लूइश ग्रीन टाइप का वो थोड़ा टिंच आ जाता है उस पर। सो दैट इज ऑल्सो, ठीक है, द डिटोरिएशन और द कोरोजन इन केस ऑफ कॉपर। मैंने बताया सिल्वर के आर्टिकल्स पे ब्लैकिश हो जाता है, ठीक है, ओके। द रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय, अच्छा रस्टिंग ऑफ आयरन को प्रिवेंट भी करा जा सकता है, रस्टिंग को या कोरोजन को प्रिवेंट भी करा जा सकता है। देखो आयरन वाले में क्या बोला है, प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग। हाँ भाई, आयरन की चीज़ों को पेंट भी किया जा सकता है, पेंटिंग से वो कोरोजन, है ना, वो हवा जो है मॉइस्चर इतनी जल्दी अटैक नहीं कर पाएगा। पेंटिंग, ऑयलिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, हाँ हम मतलब कुछ ऐसे मूविंग पार्ट मशीनरी, साइकिल सुइकल के लिए हम करते हैं, है ना, ऑयलिंग, ग्रीसिंग एंड अप्लाइंग अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ जिंक मेटल ऑन आयरन, दैट इज गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। तो जिंक लेयर के, जिंक का लेयर उस पर कोट किया जाता है आयरन पे, और जिससे, अब ये थोड़ा डिटेल में ना आगे तुम पढ़ोगे, 10th में तो है ही। सो दैट इज गैल्वेनाइजेशन। व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन? कोटिंग आयरन, coating zinc layer on iron objects. Coating zinc layer on iron objects is galvanization. Galvanization, chrome plating, जैसे तुमने देखा होगा मोटरसाइकिल जो है ये चमक रहा है ना, मतलब दिस इज नॉट एग्जैक्टली, मतलब हमेशा हर चीज़ स्टील नहीं होती, काफ़ी बार उसके ऊपर वो कोटिंग देके उसको वैसे मतलब थोड़ा सा करोजन प्रिवेंट करने के लिए करा जाता है। तुमने देखा होगा साइकिल के ऊपर, साइकिल कुछ बारिश के समय कुछ ऐसे येलोइश पेंट कर देते हैं अपन, सो काइंड ऑफ उस तरह चीज़, ठीक है। सो यू विल लर्न अबाउट दिस इन द हायर ग्रेड्स, मैंने जैसे बताया, ठीक है। वैसे गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? जिंक की कोटिंग आयरन के ऊपर। पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, गैल्वेनाइजेशन, ये सारी चीज़ें अपन ने बताई। अब देखो यहाँ पर फैंटास्टिक फैसिनेटिंग फैक्ट, तो ये जो आयरन पिलर जो दिल्ली में है, इस आयरन पिलर के ऊपर ये इतने समय से है, मतलब देखो क्या है, 1600 ईयर्स है, वो 1600 साल पहले की ईयर्स, है ना, पहले का ये स्ट्रक्चर है। चंद्रगुप्त टू ने इस चीज़ को, इस आयरन पिलर को बनवाया था, ठीक है। इट इज़ अबाउट 8 मीटर हाई, 8 मीटर लंबा है ये, ठीक है, एंड वेज मोर देन 6000 किलोग्राम, 6000 किलो का वजन, 8 मीटर लंबा ये आयरन पिलर है, ठीक है। इतने समय से है, कभी इसको, है ना, इट इज़ फेसिंग विंड, रेनफॉल, इंटेंस वेदर,
ठीक है, और शायद ही इस पर थोड़ा भी रस्ट लगा हुआ है. इन अदर वर्ड्स इट हैज़ बीन मेड in a way that resist rusting. This tells us about the skills that were developed in the metal technology in India. उस समय में रस्टिंग से बचाने के लिए, जंग से बचाने वाली टेक्नोलॉजी, ठीक है, बेसिकल तरीके से वो वही गैल्वेनाइजेशन ही एक तरीके से आप मान सकते हो, जिंक की कोटिंग ऐसी कुछ करी होगी जिसके बाद ये बिना मतलब रस्ट फ्री बना दिया गया इसको. और कितनी पुरानी हम इंडिया में ये सब चीज़ें कर पाए. अब यहाँ पर एक और बात देखो, हमने अब तक क्या पढ़ा कि मेटल्स आर डक्टाइल, मेटल्स आर मैलिएबल, लश्चरस, सोनोरस, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है. फिर उसका करोजन वाली चीज़ भी पढ़ ली. अब थोड़ा सा ना यहाँ पर क्या बताया गया कि मेटल जो है और नॉन मेटल जो है वो उनकी रिएक्शंस, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के तौर पे भी अपन कुछ चीज़ समझेंगे कि जब मेटल्स को बर्न किया मतलब ऐसा है कि कुछ मेटल्स तुम डायरेक्टली भी टेस्ट कर सकते हो बर्न करके, जो ईजिली बर्न हो सकते हैं, और उनके बर्निंग से क्या रिजल्ट आता है उसके बारे में समझोगे. और ऐसे ही नॉन मेटल का भी. तो मैं थोड़ा सा मैं तुमको ज्ञान दे दूं कि जैसे ना अभी तुमको ऐसे रिएक्शंस के बारे में पढ़ना नहीं है, पर इतना खाली समझ के चलो बस खाली अभी कि ये Mg जो है ना, ये मैग्नीशियम मेटल रिप्रेजेंट करता है, उसका एक केमिकल सिंबल है, ठीक है. ये सब आगे पढ़ोगे, चिंता नहीं करो. जब ये इसको बर्न किया जाता है, किसी भी चीज़ को जब हम बर्न करते हैं ना, तो बर्न करना मतलब पता है क्या होता है? बर्न करना मतलब उसको ऑक्सीजन से रिएक्ट करना, ठीक है. तो ये O2 नहीं लिखता मैं, ऐसे लिखता हूँ ऑक्सीजन, सिंबल भी नहीं लिख रहा मैं. तो जब मैं मैग्नीशियम को बर्न करता हूँ तो बर्न करना मतलब ऑक्सीजन से रिएक्ट होता है बेसिक तौर पे. और क्या बनाता है ये? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है. मैग्नीशियम ऑक्साइड. मैग्नीशियम क्या है? मेटल है. ये ना ऐसा डैजलिंग वाइट फ्लेम, दिस इज मैग्नीशियम का रिबन आता है, वो जलाओगे ऐसे बढ़िया जलेगा. तो ये मैग्नीशियम मेटल है, इसको यहाँ पर बर्न किया जा रहा है. इतना खतरनाक, ये भी एक्सपेरिमेंट करा था मैंने, ठीक है. तुम बोलते जाना कमेंट करके, मैं वीडियो चाहिए तो लिंक करते जाऊँगा फिर उसमें, ठीक है. सो डैजलिंग वाइट फ्लेम से ये जलता है और ये ऐसा वाइट कलर का, ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वाइट कलर का, ऐश वाइट कलर का थोड़ा सा ऐसा राख बनाएगा काइंड ऑफ थोड़ा सा. सो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, खत्म. ऐसे ही मैंने एक नॉन मेटल भी लिया. मान लो मैं एक नॉन मेटल लेता हूँ, जैसे जैसे तुमको कौन सा लिया वैसे लेते हैं, ठीक है. तो यहाँ पर लिया है आई थिंक सल्फर, यस, ठीक है. तो मान लो वैसे ही मैंने एक नॉन मेटल लिया सल्फर. सल्फर को भी जब हम जलाएंगे तो वो ऑक्सीजन से बर्न, ऑक्सीजन से रिएक्ट होगा और वो सल्फर का, अब वो डाइऑक्साइड बनाए क्या बनाए, मैं फिलहाल लिखता हूँ मैं ऑक्साइड बनाएगा ना, नॉन मेटल का ऑक्साइड बनाएगा. तो ये क्या है? ये मेटल ऑक्साइड है. और ये क्या है? ये नॉन मेटल ऑक्साइड है. आप समझ रहे हो? ये मेटल ऑक्साइड है और ये नॉन मेटल ऑक्साइड है. कूल. तो मेटल ऑक्साइड, जैसे मैग्नीशियम को बर्न किया, ये मैग्नीशियम का ऑक्साइड. तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है, इसको तुम टेस्ट करोगे ना, पानी में मिक्स कर दो और पानी में मिक्स करके लिटमस टेस्ट करो, है ना. रेड और ब्लू लिटमस होते हैं. लिटमस टेस्ट किया, यू जस्ट टेस्टेड इट एंड नाउ यू अंडरस्टूड कि भैया इसमें रेड लिटमस जो है ब्लू हो रहा है. और रेड लिटमस ब्लू कब होता है? रेड लिटमस ब्लू तब होता है, रेड लिटमस ब्लू तब होता है जब कोई भी चीज़ क्या होती है? बेसिक होती है. जब कोई भी चीज़ क्या होती है? बेसिक. तो मेटल ऑक्साइड्स जो हमने जैसे मैग्नीशियम रिबन को बर्न करके टेस्ट किया, मेटल ऑक्साइड्स के बारे में याद रखो, दे आर जनरली बेसिक इन नेचर. मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली बेसिक इन नेचर, ठीक है. तो ये यहाँ पर जो तुम लोगे वो टेस्ट करोगे मैग्नीशियम ऑक्साइड को, ये वो है ना, तो उसके अंदर ये चीज़ देखने को मिलेगी. एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, पता है ना. सो डू यू नो दैट सोडियम मेटल इज स्टोर्ड इन केरोसिन. क्यों भैया सोडियम मेटल को केरोसिन में क्यों रखा जाता है? मैंने बताया था, सोडियम पोटेशियम बहुत ही हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं. वो हवा में, खुली हवा में रखोगे ना, वो रिएक्ट करके वो आग जल जाएगी उसमें. पानी में भी सेम चीज़ होगी, पानी में भी रिएक्ट करते हैं वो. तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको स्टोर करने के लिए केरोसिन में रखा था. सोडियम पोटेशियम ये दोनों ही, ठीक है. विगरसली रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड वाटर. अ लॉट ऑफ हीट इज जनरेटेड इन द रिएक्शन. स्टोरिंग सोडियम इन केरोसिन prevents them to exposure to moisture and air, ठीक है. You can predict the nature of their oxides. So they are also metals,
तो सोडियम का भी ऑक्साइड बने या फिर कोई पोटेशियम कोई भी मेटल का ऑक्साइड बने, मैंने क्या बताया, जनरली मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, एक्सेप्ट अ फ्यू आगे पढ़ेंगे, पर जनरली मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। वेराज ऐसी नॉन मेटल का आएगा तो एसिडिक हो जाएगा सर। जैसे सल्फर का हमने सल्फर ऑक्साइड बनाया और पानी मिलाओगे तो सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा, एसिडिक ऑक्साइड। नाइट्रोजन जो है उसका ऑक्साइड अगर पानी मिलाओगे नाइट्रिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, कमाल की चीज़ है यार। सो सब्सटेंसेज दैट बिहेव डिफरेंटली फ्रॉम मेटल्स इन एयर एंड वाटर, तो यहाँ पर वही लिया है, डिफ्लेमेटरी स्पून है, ये ऐसा है भैया, थोड़ा इतना लंबा है कि भाई गर्म करोगे तो हाथ तुम्हारा ना जले, इसके लिए ऐसा रखा गया। सल्फर लेके उसको हीट करना है, ठीक है, इस क्या बोलते हैं इसको, डिफ्लेग्रेटिंग स्पून, जिसका हैंडल बड़ा होता है, बेसिक तौर पे नॉर्मल स्पून से ऐसा अलग इसलिए एक्सपेरिमेंट्स में यूज़ करते हैं, इससे हीट तुम तक मतलब हाथों में बर्निंग नहीं होगी इसमें। तो इसको हीट करके फिर इस ग्लास जार में, गैस जार में डाल दिया, बंद किया, उसके बाद क्योंकि उसमें से थोड़ा सा ऐसा सफोकेटिंग टाइप का ख़राब गैस निकल सकता है, इसलिए उसको ये गैस जार में डाल के फिर थोड़ी देर बाद निकाला, और उसका जो भी उसका ऐश बना, उसका जो है ना सल्फ़र का जो भी ऑक्साइड बना होगा, उसको अगेन पानी में डाल के उसका जब एसिडिक बेसिक जो लिटमस टेस्ट किया, तो उसके लिटमस टेस्ट में क्या पाया गया कि भैया रेड हो जा रहा है, रेड हो जा रहा है। तो कोई भी लिटमस, मैं अगर ये कहूँ कि इन जनरल ब्लू लिटमस अगर रेड हो जा रहा है, इसका मतलब वो चीज़ क्या है, एसिडिक है। तो अगर हमने ये देखा कि भैया सल्फ़र का ऑक्साइड जो कि एक नॉन मेटल ऑक्साइड था, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली एसिडिक इन नेचर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया है, एक्टिविटी लेट अस एक्सप्लोर, सल्फर बिहेव इन वाटर। ठीक है, टेक सम अमाउंट ऑफ सल्फर पाउडर लिया, वाटर लिया, व्हाट हैव यू नोटिस दैट इज देयर एनी रिएक्शन सल्फर विथ वाटर। जनरली तो यार सल्फर विथ वाटर ऐसे तो रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ठीक है, फिलहाल तो हमने ये देख लिया, क्या क्या बातें देख ली, मेटल्स आर डक्टाइल, मैलिएबल, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे आर लस्चरस, दे आर सोनोरस, ये सब मेटल्स का देखा हमने। उस पर रस्ट भी लगता है, करोजन भी होता है जनरली। मेटल्स जो है उनके ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं इन जनरल। नॉन मेटल्स के ऑक्साइड जनरली एसिडिक होते हैं। नॉन मेटल्स इतनी जल्दी रस्ट ऐसे नहीं पकड़ता। नॉन मेटल्स में क्या क्या है, दे आर नॉन मेटल्स ना तो डक्टाइल है, ना ही मैलिएबल है, ना ही गुड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी है, दे नाइदर दे आर सोनरस नॉर दे आर लस्चरस। क्या कमाल है। अच्छा, ऐसे नॉन मेटल्स भी होते हैं जो लस्चरस होते हैं, है ना, कुछ एग्जाम्पल है। तो एक एग्जाम्पल बताना, ऐसा नॉन मेटल जिसके लश्चर की दीवानी पूरी दुनिया है, जिसके शाइन के लिए पूरी दुनिया पागल है, ऐसा नॉन मेटल, उसका कमेंट में तुम्हारा आंसर मेरे को चाहिए। ठीक है, तो ये तो खैर ठीक है। अब यहाँ पर सब्सटेंसेस लाइक सल्फर एंड फॉस्फोरस बिहेव डिफरेंटली विथ एयर, ठीक है, एंड वाटर देन मेटल्स। तो यहाँ पर क्या बोला है, फॉस्फोरस इज स्टोर्ड इन वाटर एज इट कैचेस फायर व्हेन एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर। तो जैसे हमने सोडियम का बोला ना, सोडियम पोटेशियम ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स है, वैसे फॉस्फोरस जो है हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल है। नॉन मेटल में भी हाईली रिएक्टिव है, कौन है, फॉस्फोरस। ठीक है, इसको पानी में स्टोर किया जाता है एज इट कैचेस फायर इन एटमॉस्फेयर। ठीक है, दीज सब्सटेंस, ये पानी में रिएक्ट नहीं करता ऑफ कोर्स। दीज सब्सटेंस आर यूजुअली सॉफ्ट एंड डल इन अपीयरेंस। ठीक है, हाँ, दे आर नाइदर मैलिएबल नॉर डक्टाइल। ठीक है, नॉन मेटल्स की बात हो रही है, ना ही मैलिएबल है ना ही डक्टाइल है। दे आर नॉट सोनरस, दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी, दीज आर नॉन मेटल्स। इनके ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, एसिडिक। नॉन मेटल के ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, एसिडिक, जो हमने जनरली देख लिया। ठीक है, सम नॉन मेटल्स आर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन एटसेट्रा। दीज मस्ट नॉट बी कंफ्यूज विद मटेरियल सच एज प्लास्टिक, ग्लास, वुड, रबर, पेपर। समझ में आ गया। तो नॉन मेटल में क्या है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, ये सब है। मैंने तुमको बताया वुड नॉन मेटल नहीं है, वुड कंपाउंड है। तो चाहे ग्लास, रबर, वुड, पेपर जो है मटेरियल्स, दे आर नॉट क्लासिफाइड एज मेटल और नॉन मेटल बिकॉज दे आर नॉट एलिमेंट्स, दे आर कंपाउंड्स। वो एक से ज़्यादा एलिमेंट्स को रिएक्शन करके बनाए जाते हैं, अलग ही दुनिया। ठीक है, वो आगे पढ़ोगे तुम सब। अब यहाँ पर अल्टीमेटली मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर सब कैटेगरीज ऑफ सब्सटेंसेस कॉल्ड एलिमेंट्स, एंड एलिमेंट इज अ सब्सटेंस
ठीक है। तो ये जो भी हमने बोला, ये हमने शुरुआत में बता दिया कि ये सब एलिमेंट्स हैं, सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन टू सिंपलर सब्सटेंस। प्रेजेंटली 118 एलिमेंट्स आर नोन। एलिमेंट्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द मैटर। सम ऑफ द नेचुरल एलिमेंट्स वाइल अदर आर द आर्टिफिशियली, जो लैब में बनाए जाते हैं, दैट डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। यू विल स्टडी मोर अबाउट एलिमेंट्स इन द हायर क्लास, ठीक है। ऑफ कोर्स हम आगे पढ़ेंगे। अब देखो, आर नॉन मेटल्स एसेंशियल इन एवरीडे लाइफ। अब इतना जब हो गया, हमको लग रहा है कि सारा मैलिएबल, डक्टाइल, सोनरस, लस्टरस सब कुछ अगर मेटल ही है तो नॉन मेटल का यूजलेस है दुनिया में। तो यहाँ पर अब आएगा, यू ऑफन ऑब्जर्व मेनी मेटल्स इन दी डे टू डे लाइफ बिकॉज of their distinct properties such as they are lustrous, heat, electrical conductivity and strength, etc. However, there should not give an impression in the mind that non-metals are not important in our life. देखो अब यहाँ पर इसकी इंपॉर्टेंस देख लो भाई, नॉन मेटल कमाल का इंपॉर्टेंट। हम हवा में ऑक्सीजन लेते हैं, हम हवा से, ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है, इसके बिना हम जी नहीं पाएंगे। इसके अलावा कार्बन जो कि एक नॉन मेटल है, वो इतना एसेंशियल है कि हमारा बिल्डिंग ब्लॉक्स, हमारा बॉडी ही समझ लो मेजरली कार्बन से बना है, चाहे हमारा चाहे कोई भी लिविंग ऑर्गन, प्लांट्स का ही सही। हम जो खाना खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, ये सारी चीज़ें होती है, उसका भी मेन कंपोनेंट जो है वो कार्बन है, ठीक है। तो अगेन अ नॉन मेटल, ठीक है, जो हमारे ग्रोथ और एनर्जी के लिए इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन अगेन अनदर नॉन मेटल। फर्टिलाइजर्स जो है उसके मैन्युफैक्चर में नाइट्रोजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल, प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन बहुत एसेंशियल है, ठीक है। हमारा प्रोटीन जो हम बोलते हैं उसका एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है नाइट्रोजन, ठीक है। इसके बाद क्लोरीन इज अ नॉन मेटल कॉमनली यूज इन वाटर प्यूरिफिकेशन। पानी को पीने लायक बनाने वाला जो मेन एलिमेंट है वो एक अगेन ए नॉन मेटल है। अ सोल्यूशन ऑफ आयोडीन, आयोडीन जो फिर एक नॉन मेटल है, इज उसका जो सोल्यूशन है वो क्या होता है, दैट इज अप्लाइड ऑन वुंड्स, एंटीसेप्टिक का काम करता है, जख्मों पे लगा के, है ना, सेप्टिक नहीं होने देता, मतलब खराब नहीं, उसमें वो नहीं होने देता, ठीक है। साइंस एंड सोसाइटी, अब यहाँ पर क्या बोला फाइनली, डू यू नो दैट मेनी मेटल्स एंड देयर अलॉयज, मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स or a metal and a non-metal are important for daily use as utensils and tools. These are also important for modern technology and essential in almost every industry. Some special metals are also used in atomic energy such as zirconium, airspace में देखो titanium etc. In India, many metals especially iron and aluminium are recycled to minimize waste and contribute to the सस्टेनेबिलिटी। रिसाइकलिंग भी होती है मेटल्स की, ये भी हमने देख लिया। आगे देख लो, अब यहाँ पर फाइनली चैप्टर इज डन नटशेल। उसके बाद में मैं तुमको यहाँ पर क्या ले चलूँगा, हाँ, क्वेश्चंस की तरफ, एक्सरसाइज वाले, ठीक है ना। मेटल्स आर नॉन मेटल्स डिफरेंशिएटेड बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज, सही बात है। जनरली मेटल्स आर लस्टरस वेयर एज नॉन मेटल्स आर नॉन लस्टरस। मेटल्स आर जनरली मैलेबल डक्टाइल वेयर नॉन मेटल्स आर नॉट, ठीक है। Metals are good conductor of heat electricity whereas non-metals are poor conductors. Metals react with oxygen to produce metal oxides which are basic in nature. Non-metals oxides बनाते हैं which are acidic in nature. Generally metals do not react with water. Non-metals do not react with water. इसके बाद metal objects get damaged exposed to moisture. उसको हम उसी प्रॉपर्टी को हम corrosion कहते हैं। corrosion से हम बचाने के लिए ऑयलिंग, पेटिंग, ग्रीसिंग, वो सारी चीज़ें करते हैं, पता है तुमको। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हैव वाइड एप्लीकेशन इन द डेली लाइफ, ये तो हमने देख लिया। क्वेश्चंस पे आते हैं, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट। विच मेटल इज कॉमनली यूज्ड टू मेक फूड पैकेजिंग मटेरियल एज इट इज चीपर एंड थिन शीट्स कैन बी मेड ना। तो फूड पैकेजिंग के लिए हम कौन सी फॉइल यूज करते हैं, एल्यूमिनियम की फॉइल, सस्ता भी है और ठीक है, फूड को हमारे प्रिवेंट भी कर सकता है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैचेस फायर when comes to contact with water। तो यहाँ पे कौन सा वाला ऐसा मेटल है जो आग पकड़ लेता है पानी से कांटेक्ट में आने पे, दैट इज सोडियम। अगर पोटेशियम होता है उसकी जगह पे तो पोटेशियम भी ये चीज़ कर पाता है। स्टेट द रीजन whether the following statement are true or false. Aluminum and copper are examples of non-metals used for making utensil and statues. Aluminium and copper are examples of non-metals. क्या एल्यूमिनियम नॉन मेटल है? नहीं, तो ये हो गया फॉल्स। मेटल्स फॉर्म ऑक्साइड्स व्हेन कंबाइंड विथ ऑक्सीजन, द सॉल्यूशन ऑफ विच टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। मेटल फॉर्म ऑक्साइड्स, मेटल ऑक्साइड बनते हैं
और मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं, बेसिक रेड लिटमस को ब्लू बनाता है, ब्लू को रेड नहीं बनाता, फिर से ये आ गया फॉल्स। ऑक्सीजन इज अ नॉन मेटल एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। इसके बाद कॉपर वेसल्स आर यूज फॉर बॉइलिंग वाटर बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अरे यार बॉइलिंग गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या, हीट ना, तो इलेक्ट्रिसिटी बोला इसलिए क्या हो गया ये फॉल्स, या होना चाहिए था गुड कंडक्टर ऑफ हीट। आगे, वाई आर ओनली अ फ्यू मेटल्स सुटेबल फॉर मेकिंग ज्वेलरी। तो भाई कौन से मेटल से ज्वेलरी बनाने काम में आते हैं भैया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया। वाई आर दे यूज टू मेक ज्वेलरी भैया, एक तो दे आर हाईली लस्ट्रस, है ना, हाईली लस्ट्रस। इसके अलावा हाईली लेस रिएक्टिव, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो है लीस्ट करोजन, करोजन सबसे कम होता है ना, करोजन सबसे कम होता है। ऐसा नहीं कि भाई तुमने पहना और जंग लग गया उसमें, इतनी जनरली बहुत है ना लीस्ट करोजन होता है। और ऑफ कोर्स थोड़ा सा सोसाइटल हिसाब से बात करें तो रेयर है, तो रेयर है तो उसकी वैल्यू ज़्यादा है, वो सारी बात है। तो स्पेशली हाईली लस्ट्रस है, बहुत शाइनी है तो अच्छी खूबसूरती आती है, सबसे कम करोजन है तो जल्दी ख़राब नहीं होता, ठीक है। तो ये सब बातें उसको क्या बनाती हैं, उसको ज्वेलरी बनाने के काम में लाती हैं। इसके बाद मैच दी पेयर मेटल्स नॉन मेटल्स, भी यहाँ पे क्या दिया है, यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल वायरिंग। अच्छा ये जंबल दिया है भैया, कौन सा क्या यूज़ होता है वायरिंग के लिए, कॉपर। तो यहाँ पर ज़रा देख लो, इसको सेट करो, तो ये हो गया COPPER, है ना, थोड़ा वर्ड्स थोड़ा अल्फ़ाबेट यहाँ वहाँ दिया है। इसके बाद मोस्ट मैलिएबल एंड डक्टाइल, गोल्ड, गोल्ड। इसके बाद लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन नॉट सर्वाइव विदाउट इट, ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन समझ में आ रहा है। प्लांट्स ग्रो हेल्दी, नाइट्रोजन, फर्टिलाइजर नाइट्रोजन, कौन सा, यस नाइट्रोजन। इसके बाद यूज फॉर वाटर प्यूरिफिकेशन क्लोरीन, तो देखो ये क्लोरीन है, ठीक है, उल्टा पुल्टा दिया है बस और कुछ नहीं। इसके बाद व्हाट हैपेंस व्हेन ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम एंड सल्फर, व्हाट आर द मेन डिफरेंस इन द टू नेचर। तो यहाँ पर मैग्नीशियम से जब ऑक्सीजन रिएक्ट करता है तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, इट बर्न्स विद अ डार्जनिंग वाइट फ्लेम, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, जिसको पानी में मिलाने पे, जिसको हम वाटर में मिक्स करें तो वो ब्लू लिटमस को, सॉरी वो रेड लिटमस को ब्लू में बदलता है। इसका मतलब वो बेसिक नेचर का है। और सल्फर का उल्टा हो जाएगा, सल्फर विल फॉर्म सल्फर ऑक्साइड, पानी मिलाने पे वो रेड ब्लू लिटमस को रेड बनाएगा, दैट इज नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक। ये बात वहाँ से पता लगती रहेगी। अब यहाँ पर कंप्लीट दी फॉलोइंग चार्ट, ऐश बना रहा है, एयर और हीट करके क्या चीज़ को, जनरली ऐश बना के वाटर, फिर ऐड ब्लू एंड रेड लिटमस सोल्यूशन सेपरेटली। तो ये जनरली अगर ऐश बोला जा रहा है तो यानी कि ये नॉन मेटल की बात करी जा रही है। नॉन मेटल जब हीट किया जाएगा ऑक्सीजन से रिएक्ट करके और फिर ऐश बनाएगा वाटर से मिक्स होके, ये नॉन मेटल ऑक्साइड बनाएगा। या फिर मैं ये कहूँ तो ये क्या बनाएगा, ये एक बेस तैयार होगा, बेस नहीं ना, नॉन मेटल से क्या बनेगा, एसिड बनेगा। और ये जो एसिड है जब रेड और ब्लू लिटमस में चेक करोगे तो ब्लू लिटमस को रेड में बदल देगा, रेड लिटमस में क्या आ जाएगा, ना 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 ना, रेड लिटमस को अगर ब्लू में बदला जा रहा है, चेंज, अब देखो यहां से समझना है, उल्टा देखना था इसको, चेंज ऑफ रेड लिटमस अगर ब्लू हो गया तो ये पर्टिकुलर चीज, रेड लिटमस ब्लू हो गया मतलब ये पर्टिकुलर चीज बेस है, उल्टा दिस इज बेस। अगर रेड लिटमस ब्लू हो गया मतलब ब्लू लिटमस विल रिमेन ब्लू, ब्लू लिटमस ब्लू ही रहेगा, है ना, बेस में ऐसे। तो बेस है मतलब कि ये क्या चीज होगी, दिस हैज टू बी अ मेटल, आई एम सो सॉरी,
ठीक है, समझे। रेड लिटमस ब्लू हो गया मतलब ये पता है कि भाई ये बेसिक सोल्यूशन है, बेस है मतलब कि फिर वो सारी चीज़ें वो मेटल हो गई वहाँ पे, ठीक है। यू आर प्रोवाइडेड विथ फॉलोइंग मटेरियल, डिस्कस विद द मटेरियल वुड बी योर चॉइस टू मेक अ पैन दैट इज़ मोस्ट सूटेबल फॉर बॉइलिंग वाटर एंड वाई। तो पानी बॉईल करने के लिए मेरे दिमाग में मुझे लग रहा है कि मैं कार्डबोर्ड तो यूज़ नहीं करूँगा, वुड तो यूज़ ही नहीं करूँगा, प्लास्टिक तो यूज़ नहीं करूँगा, कोल यूज़ नहीं करूँगा, सल्फर यूज़ नहीं करूँगा। नाउ आई हैव आयरन एंड कॉपर, आई विल प्रेफरेबली यूज़ कॉपर, ठीक है। क्योंकि आयरन जो है, अब देखो थोड़ा सा ना टेक्निकल है, मतलब हो सकता है कि ये थोड़ा डिबेटेबल हो जाए कि तुम बोलोगे सर ये तो कॉपर महंगा पड़ेगा तो आयरन यूज़ कर लेते हैं। मैं बोलता हूँ कॉपर ज़्यादा अच्छा कंडक्टर है कंपैरेटिवली, और कॉपर जो है कम रिएक्टिव है, तो वाटर के साथ उतनी ऐसे नहीं कि मतलब रिएक्शन कर लेगा, जबकि आयरन वो रिएक्शन कर सकता है। तो इसलिए आई वुड प्रेफर दिस, ठीक है। यू आर प्रोवाइडेड विथ 3 iron nails each dipped in oil, water and vinegar. Which iron nail would not rust and why? तो ऑयल वाला नॉट रस्ट होगा, ठीक है, क्योंकि विनेगर में भी पानी और एयर है, पानी में तो पानी और एयर है ही, ऑयल वाले में नॉट रस्ट होगा, ठीक है। क्योंकि वहां पर वो चीज़ जो उसको 2 चीज़ें चाहिए, ऑक्सीजन या एयर और वाटर, दोनों चीज़ें चाहिए। ऑयल के अंदर डिपेगा तो कोई दिक्कत ही नहीं आ रही। विनेगर के अंदर पता है ना, विनेगर के अंदर पानी एज अ वाटर एज अ कंपोनेंट होता है, ठीक है, और पानी में तो पानी है ही और हवा है, आ ही रहा है। हाउ डू द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स आर नॉर्मल से डिटरमाइन देयर यूजेस इन एवरीडे लाइफ। तो जो अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है उनके अकॉर्डिंग उसके यूजेस, तो जैसे कि आयन, अगर मतलब कॉपर की बात करें, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और ईजिली अवेलेबल है, मतलब उतना महंगा नहीं है, तो इलेक्ट्रिसिटी के काम में आ रहा है। गोल्ड सिल्वर ऑर्नामेंट्स के काम में आ रहे हैं बिकॉज दे आर हाईली डक्टाइल मैलिएबल, अलग शेप बनाए जा सकते हैं, दे आर लेस रिएक्टिव, दे आर लस्टरस, इन सब चीज़ों से वो ऑर्नामेंट्स बनाने के काम में आते हैं गोल्ड सिल्वर, ठीक है। ऐसे ही अलग अलग चीज़ों का तुम हिसाब किताब लिख सकते हो। एल्यूमिनियम और स्टील जैसे वो यूटेंसिल बनाने के काम में आते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट हो गए, ठीक है। One of the methods of protecting iron from getting rusted is to put a thin coat zinc coating over it, है ना, जिंक की लेयरिंग, जो हम गैल्वेनाइजेशन जिसको कह रहे थे। Since sulfur do not react with water, can it be used for this purpose? क्या जिंक की जगह हम सल्फर को कोटिंग कर सकते हैं? नहीं, सल्फर इज नॉट, मतलब इट्स अ सोल्यूशन विल फ्लेक आउट, मतलब वो पापड़ बन के निकल जाएगा। इट इज़ नॉट हैविंग दैट प्रॉपर्टी टू गेट क्लिंक्ड ओवर द मेटल, ठीक है। जो जिंक के अंदर है वो यहाँ पर वो खूबी नहीं है, ठीक है। एंड आयरन स्मिथ हीट्स आयरन बिफोर मेकिंग इट टूल, वाई द हीटिंग नेसेसरी फॉर द प्रोसेस, ठीक है, फॉर ईजी मोल्डिंग, है ना। वो जो डक्टिलिटी है और प्रॉपर डक्टिलिटी मैलेबिलिटी है, इट बिकम्स ईजी व्हेन इट इज़ एट हाई टेम्परेचर, ठीक है। द मोल्डिंग, द कास्टिंग इज बिकम्स ईजी। तो यहाँ पर अपना चैप्टर जो है वो होता है समाप्त, और आई थिंक वी हैव कवर्ड एवरीथिंग ऑफ द चैप्टर, सारी एक्टिविटी ये वो चीज़ें। फिर भी कोई डाउट रह गई हो, कुछ चीज़ें कमेंट करके बताना, कुछ भी तो मुझे लगता है सर वीडियो अगला चैप्टर ये होना चाहिए, वो सारी चीज़ें बताओ, ठीक है। वॉट एवर थिंग्स कम इन योर माइंड, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड जय हिंद।